बहुत धन्यवाद आदरणीय सुरजेवाला जी। आदर और सम्मान के योग्य मेरे अपने और सबसे संघर्षशील गांव में सुबह 9 बजे से बैठे सारे बड़े बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, नौजवान साथियों को सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं। सबको राम राम, सबका वंदन, सबका अभिनंदन। हरियाणा की एक ऐसी बेटी जो जब आपके बीच में बोल रही थी तो उनके पिताजी के साथ साथ आप सबके साथ साथ उसकी लगन, उसकी मेहनत को देखकर मेरा सीना भी गर्व से फूलता है। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय ऑब्जर्वर, इस इलाके की बेटी, हमारी संघर्षशील साथी और आज के इस कार्यक्रम की आयोजक श्वेता ढुल जी, मंच पर विराजमान 21 से विशेष तौर से इनके बुलावे पर आए ढुल खाप के अध्यक्ष आदरणीय हरपाल सिंह जी, हमारी आदरणीय सरपंच साहिबा और सरपंच प्रतिनिधि सतपाल जी, पूर्व सरपंच फूल सिंह जी, मंच पर विराजमान मेरे भाई, आपके बेटे और गवांडी भाई सतबीर भाणा जी, विशेष तौर से श्वेता जी के निमंत्रण पर यहां आए पंडित रघुबीर भारद्वाज जी, मेरे भाई और साथी अशोक मलिक जी, मेरे भाई और साथी सुरजीत अड़ेवा जी, मास्टर रामचंद्र जी, नरेंद्र नंबरदार जी, रघुबीर नंबरदार जी, रामदिया जांगड़ा जी, रामदिया वर्मा जी, धर्म सिंह राठी जी, रणधीर वाल्मीकि जी, सूरज भान जी, सुंदर सिंह जी, राम कुमार सरदा जी, छोटे भाई मुकेश राणा जी, रमेश सरपंच जी, राधाराम सरपंच जी, सुशील मास्टर जी, पालाराम सरपंच जी, पूर्व सरपंच शेर सिंह जी, पूर्व सरपंच प्रकाश जी, दलबीर जी, बलकार जी, मेरे भाई और साथी महेंद्र ढोल जी, पूर्व म्युनिसिपल कमिश्नर कैथल, छोटे भाई दीपक सूर्यवंशी जी, अंकुश राणा जी, मेरे भाई और साथी नारनौल से विशेष तौर पे श्वेता जी के निमंत्रण पर आए दिलबाग ढांडा जी, भाई वीरेंद्र रायचंदवाड़ा जी, राजेंद्र लोहान जी जो हमारे किसान सेल के अध्यक्ष हैं, भाई अशोक जेलदार जी, कृष्ण कोड़ेखा जी, छोटे भाई भूपेंद्र जी, हमारे युवा साथी मोनू राजौन जी, भाई बिल्ला जी, भाई देसवाल जी, साहिल योगा जी, हमारे साथी इस गांव के बेटे टिंकू जी, कुलदीप सोंगल जी, डॉक्टर रिंकू जी, अंकुश जी, चैनाराम जी, अजय जी, अमन कसान जी, दीपक पंडित जी, रोहताश बट सीकरी जी, नरेंद्र भाई, विजय जी, राहुल अरसोड़ा जी, रवि राणा जी, दीपक राणा जी, अरविंद माजरा जी, अमरजीत जी, पवन जी, अमन जी, मोनू काद्यान जी, देवदत्त जी, रवि गुज्जर जी, भूपेंद्र नंबरदार जी, बलजीत कैलरम जी, अशोक कसाण जी, सरदार अजीत सिंह जी, ऋषभ जी, प्रदीप मोर जी, और भूल चूक माफ मंच पर बैठे और मेरे सामने बैठे सभी मेरे मौजूद बड़े बुजुर्गों, मातृशक्ति नौजवान साथियों, सबसे पहले तो सिरदा की इस ऐतिहासिक धरती पर जिसने हरियाणा का भविष्य कई बार लिखा भी है और कई बार बदला भी है, मैं सिरदा की इस ऐतिहासिक धरती पर जिसने सरकारें बनाई भी हैं और सरकारों का अहंकार तोड़कर सरकारें गिराई भी हैं, मैं इस मिट्टी को भी नमन करता हूं, दादा खेड़ा को भी नमन करता हूं और दादा खेड़ा के नुमाइंदे मेरे बड़े बुजुर्गों, सब गवांडी भाइयों का, बुजुर्गों का, काका ताऊओं का, माता बहनों का स्वागत करता हूं। मेरे बुजुर्गों साथियों, आपकी बेटी श्वेता ने एक यहां पोस्टर लगा रखा जिस पे प्रियंका गांधी जी की फोटो है, उस पे लिखा है मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं।
अगर ये कहावत किसी लड़की पर हरियाणा में चरितार्थ होती है तो वो श्वेता डोल है। इस इलाके की ये बिटिया जब आपको ये कह रही थी तो मैं प्रधान जी बैठे हैं, डुल साहब उनको बता रहा था कोई किसी ना किसी का हाथ पकड़ के लेके जाता, बेटा ये फलाना है, भाई ये फलाना है। श्वेता डुल से मैं कभी नहीं मिला, ना किसी ने मिलवाया। हरियाणा में युवाओं की दुर्गति होते हम सब देखते थे। हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बीजेपी मंडी में बोली लगाकर बेचती थी। मुझे और आपको सबको दर्द होता था। इस तमाशे को हम सब देखा करते थे। हरियाणा के लड़के और लड़कियों की जिंदगियां बीजेपी की सरकार रुपये के अंदर बेचा करती थी। कोई कुछ नहीं कहा करता था, सब चुप रहते थे, हम ये सब देखते थे। हरियाणा के पढ़े लिखे शिक्षित और गुणी बच्चे मौके के बर्खास्त करवाएंगे। सबने कहा जब से देश बना पब्लिक सर्विस कमीशन तो बर्खास्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो हाईकोर्ट के जज जैसे हटे, न्यू हटे। जब सरकार बदली 2004 में, कांग्रेस की दिल्ली में बनी और हरियाणा में 5 में आपके आशीर्वाद से बनी, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ 5 जजों की मैंने बनवाई और वो बर्खास्त करवाए और जेल भिजवाए जिन्होंने बालकों का भविष्य बेचा। एक बार फिर बीजेपी ने वही धंधा शुरू कर दिया। 10 सुप्रीम कोर्ट ने वो जेल भेजे इसलिए कि वो गलत थे, उनसे ऊपर तो कोई नहीं हो सकती अदालत। उन 10 सालों में, पिछले 10 सालों के अंदर एक बार फिर बच्चों से, मैं आपका बेटा, मैं आपका भाई, आपका साथी, आपसे पूछता हूं, ये क्या सच नहीं कि बीजेपी तो कहती है हम ना खर्ची ना पर्ची। असली में ये खर्ची नहीं लेते और पर्ची, ये सही कहते हैं। ये तो रुपयों की गड्डी और अटैची लेते हैं। ये तो अटैची और गड्डी की सरकार है। क्लर्क का पेपर बिका हरियाणा में, हरियाणा में एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर बिका, हरियाणा में एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर बिका, हरियाणा में जज का पेपर बिका, एचसीएस का, जिसकी आज सजा हुई है, 5 साल की जेल हुई है आज के अखबार में। हरियाणा में एचसीएस की नौकरी का पेपर बिका, जिसमें यह बिटिया बैठना चाहती थी और जिसकी वजह से इसको अलग करके खड़ा कर दिया गया। और ऐसी को लाखों बच्चियों और बच्चों को हरियाणा के अंदर मास्टर का पेपर बिका, हरियाणा के अंदर आईटीआई इंस्ट्रक्टर का पेपर बिका, हरियाणा के अंदर जो ये 10वीं 12वीं 8वीं, हरियाणा में केंद्र सरकार के मास्टर का पेपर भी बिका। और अब ये सीईटी का पेपर लीक हुआ और इसके बाद ये जो मेडिकल वाला पेपर होता है वो भी बिक गया। पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा में 47 पेपर ऑफिशियली बिक चुके हैं। मनोहर लाल खट्टर ये कहा करते थे, नायब सिंह सैनी ये कहा करते थे कि हमें एक दिखा दो हेरा फेरी, हम जिंदगी से रिटायर हो जाएंगे। श्वेता डुल ने, मैंने, हम सब ने हिम्मत करके पब्लिक सर्विस कमीशन पे रेड करवाई। वहां से क्या मिला आज सरदा गांव की इस ऐतिहासिक धरती पे मैं बताना चाहता हूं। शायद 5 अटैचियां मिली जिनमें 2-2, 3-3 करोड़ रुपए भरे हुए थे। हरियाणा लोक सेवा आयोग जो नौकरी लगाता है वहां दहेज के पैसे थे। किसने रख रखे थे? नरेंद्र मोदी जी ने रखे थे, मनोहर लाल खट्टर ने रखे थे, नायब सिंह सैनी जी ने रखे थे। किसने रखे थे? वहां नौकरी लगाने वाले आयोग में 5 अटैचियां करोड़ों रुपए भरी हुई पकड़ी गई। 5 तो पकड़ी गई, 50,000 अटैची जो बीजेपी ने खा ली, उनका क्या होगा? आज तक 2.5 साल बीत गए लगभग, आज तक किसी को सजा नहीं मिली। एक आदमी को सजा मिली हो तो आप जो सजा दोगे मुझे, मैं लेने को तैयार हूं। एक आदमी को सजा मिली हो। ये पेपर, ये रुपये किसके थे जो अटैची में भरे हुए थे?
ये किसी गरीब किसान के बेटा या बेटी के थे, किसी गरीब रविदास या वाल्मीकि के थे, किसी गरीब प्रजापति जांगड़ा के थे, किसी गरीब बैकवर्ड के, किसी गरीब छोटे दुकानदार के बेटा या बेटी के थे, जिन्होंने अपना परिवार और पेट काट कर वो रुपये बीजेपी को दिए थे। उसके खिलाफ इस लड़की ने संघर्ष लड़ा। और मैं हर बार जब युवाओं की आवाज उठाता हूं, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं कहने में। आदमी को कोई बड़ा छोटा नहीं होता, किसी से भी सीख लेना चाहिए। मैं इस लड़की से सीखता हूं। मैं पूछ लेता हूं कि ये मुद्दे हैं, इसमें आपको क्या कमी नजर आती, तो मैं लड़की से पूछ लेता हूं, आपकी बेटी से पूछ लेता हूं, इसमें कोई नुकसान नहीं होता। जो आदमी जो शाना हो जहां पे, उससे सीख लेना चाहिए। और आज अगर हरियाणा के नौजवानों के मुद्दे, पारदर्शिता की नौकरी देने के मुद्दे, जवाबदेही की नौकरी देने के मुद्दे, बच्चे के गुण और दोष के आधार पर नौकरी देने का मुद्दा अगर आज हरियाणा में फोकस में है, तो उसके लिए श्वेता ढुल को कहीं ना कहीं श्रेय जाता। मेरे बुजुर्गों, साथियों, 10 साल में हरियाणा की सरकार ने किया क्या? 10 साल में बीजेपी की सरकार ने किया क्या? दोनों हाथों से हरियाणा की हर समाज को उन्होंने लूटा। सिरदा हो या पाई भाणा हो, ये हमारे इलाके के वो गांव हैं जहां से किसान की मूवमेंट चलती है। नरेंद्र मोदी जिस दिन सत्ता में आया, ये कहकर आए थे कि किसान की आय 2022 तक दुगनी करूंगा। नरेंद्र मोदी ये कहा करते थे कि किसान का कर्ज माफ करूंगा। नरेंद्र मोदी ये कहा करते थे कि किसान को लागत पर 50% मुनाफा दूंगा। ये 3 वादे हिंदुस्तान के किसान से किए, इसलिए 72 करोड़ किसान और खेत मजदूर ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया। पर पहला काम यह किया, 2014 में याद करिए, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने एक उचित मुआवजा कानून बनाया था। आपकी जमीन हमारी मां की कीमत नहीं हो सकती। फिर भी सरकार सड़क बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, कोई पुल बनाने के लिए हमारी जमीन एक्वायर करती, उसकी दुगनी कीमत दी जाए, यह कानून बनाया था। पहला कानून वो खत्म किया था नरेंद्र मोदी ने। अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ना लड़ते तो वो कानून आज कानून की किताब पर नहीं रहता। उन दिनों उनके एमपी ज्यादा थे। 2019 में लोगों ने फिर कारगिल जैसा एक और अपना जो युद्ध हो गया था, उग्रवादी हमला हो गया था अपने कश्मीर के अंदर, पठानकोट के अंदर, उसके बाद कश्मीर में हमारे फौजी जवान जो है शहीद हो गए। उन भावनाओं को लेकर 2019 में फिर सरकार बना ली। बीजेपी को वहम हो गया, तुम तो अमर हो, तुम तो कभी हाल ही नहीं सकते। फिर क्या किया, हमें अपने खेत और खलिहान में गुलाम बनाने के लिए 3 काले कानून लेकर आए। सबके खेत बेच दो उद्योगपतियों को, सबको अपने अपने खेतों के अंदर गुलाम बना दो और किसी को जमीन का मालिक मत रहने दो। उस कानून के खिलाफ हिंदुस्तान के किसान ने, खेत मजदूर ने, गरीब ने, छोटे छोटे आड़ती ने संघर्ष का बिगुल बजाया। लाखों किसान, करोड़ों नहीं तो लाखों किसान दिल्ली की ओर चल पड़े। लाल किले पर कब्जा करने के लिए नहीं, सरकार पर कब्जा करने के लिए भी नहीं, शांति प्रिय तरीके से न्याय मांगने के लिए। बीजेपी और जेजेपी की सरकार ने क्या किया? चाहे देवीलाल की बात जो किया करते थे, उन्होंने क्या किया? किसान के रास्ते के अंदर नश्तर गाड़ दिए, बड़े बड़े भाले लगा दिए, सड़कें खोद दी, पत्थर डाल दिए, बड़े बड़े बुलडोजर लगा दिए, और हमारे बेटे जो पुलिस और फौज के अंदर हैं, उनकी संगीनों और बंदूकों की नाड़ियां हमारी छातियों की तरफ करके खड़ी कर दी। किसान ने बड़ी हलीमी रखी, 1.5 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा। सबसे ज्यादा आदमी अगर हरियाणा में कहीं के थे तो वो सरदा पाई भाणा के थे। मैं इस बात के लिए आपको नमन करता हूं, क्योंकि ये संघर्ष आपका भी था। और फिर क्या हुआ? 750 किसानों की शहादत हुई। कोई ऐसा दिन नहीं था जब एक गरीब मजदूर की या किसान की लाश किसी ना किसी हरियाणा के गांव में वापस नहीं आती थी शहीद होकर। किसी ना किसी बहन का सिंदूर नहीं मिटता था, किसी ना किसी बच्चे के सर से उसके बाप का साया नहीं उठता था। तो भला हो यूपी वालों का, यूपी का इलेक्शन आ गया, इसलिए डर के उनको वो 3 काले कानून रोकने पड़े। पर एक वादा और भी किया था, मैं याद दिलाना चाहता हूं। ये कहा था
कि हमारी फसल की एमएसपी की गारंटी का कानून बढ़ाएंगे। आज तक वो कानून नहीं बनाया। मैं आज दो बातें आपको कह के जाता हूं, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों। 750 किसान शहीद हुए थे। हमारे गांव से अमरपाल जी भी शहीद हुए थे। मैं आज आपको एक बात कह के जाता हूं, सरकार बनेगी लोगों के आशीर्वाद से, हम नहीं बना सकते। लोग भगवान है, लोग राम है। 1 महीने बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी। सरकार बनने के 30 दिन के अंदर 750 के 750 साथियों को शहीद का दर्जा भी दिलवाएंगे और परिवार के एक आदमी को नौकरी भी लगाएंगे। ये भी कोई बिड़सी नहीं है कि सारे हरियाणा के हों। अगर कोई पंजाब राजस्थान का भाई भी आकर हरियाणा में शहीद हो गया तो एक करके दिखाएंगे। याद करिए 2004 में पाई में यही वादा मैंने किया था कि जो कंडेला में इन्होंने मारे थे, कादमा और मंडियाली में जो मारे थे, उन सबको नौकरी लगाएंगे। 2005 में जिस दिन मैं वजीर बना था, 15 दिन के अंदर सारे नौकरी लगाए थे। मैं आज फिर आपको ये कह के जाता हूं, परिवार के एक आदमी को रोजगार भी लगाएंगे और उन परिवारों की शहादत को की पहचान करके उन परिवारों का शहीदों की तरह का सम्मान भी करके दिखाएंगे। और दूसरा वादा था उनका एमएसपी की गारंटी का। नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी ने तो वो वादा पूरा नहीं किया। मैं आज आपसे कह के जाता हूं, जिस दिन राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे, पहला कानून देश की संसद में आपकी फसल की गारंटी का कानून बनाने का, क्योंकि यह कानून देश की सरकार बना सकती है, इसलिए मैंने आपको कहा। और हरियाणा के अंदर जो भर्ती में भाई भतीजावाद, पर्ची और खर्ची नहीं अटैची और जो नोट चल रहे हैं, मेरे बुजुर्गों, साथियों, नौजवानों, भाइयों, आज आपसे कह के जाता हूं, यह सुनिश्चित करेंगे, मैं भी, श्वेता भी, हम सब सारे साथी पार्टी के, कांग्रेस की सरकार के अंदर ये हेरा फेरी नहीं होने देंगे। बच्चा गुणी है, उसको पहले मौका मिलेगा। जो बच्चा शिक्षित है उसे पहला मौका मिलेगा। पर 2 लाख पोस्ट तो हरियाणा की सरकार में खाली पड़ी है नौजवानों। 2 लाख इस सरकार ने 2 लाख पोस्ट नहीं भर रखी। 2 लाख पोस्ट तो वो भरेंगे और ये कोशिश भी करेंगे, क्योंकि 2 लाख में सारे बच्चों का काम नहीं चलने वाला। और मेरा यह मानना, हो सकता मैं गलत हूं, आज सबसे बड़ी बीमारी बेरोजगारी है, उससे बड़ी बीमारी कोई नहीं, और वो हर घर में लगी हुई है। कोई ऐसा घर नहीं जहां नहीं लगी हुई। मेरे दिमाग में अभी है, पर पार्टी से चर्चा करके हर बच्चे को कुछ ना कुछ काम करने का, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे सरकारी क्षेत्र में, किस प्रकार से मौका दें और उसकी हिस्सेदारी करें, ये हम सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि नौजवान की हिस्सेदारी के बगैर हरियाणा चल नहीं सकता। किसान की किसानी, मजदूर की मजदूरी के बगैर हरियाणा चल नहीं सकता। उन 2 लाख के अंदर मैं मेरे SC BC के भाइयों को कहना चाहता हूं, उन 2 लाख के अंदर 90,000 1 लाख पोस्ट आपकी भी खाली पड़ी है। तो उन गरीबों को भी मौका मिलेगा। 1 लाख जनरल वालों को मिलेगा तो 1 लाख SC BC के भाइयों को भी उसके अंदर मौका मिलेगा। और ये जो हर रोज कौशल विकास निगम से इन बच्चों को इन्होंने गदी गेट के अंदर डाल रखा, 6 महीने नौकरी करो फिर हटा दो, 6 महीने नौकरी करो फिर हटा दो। बालक का ब्याह हो जाता है, ना बच्चे ठीक से रह पाते, और कई बार शादी भी नहीं होती, और शादी हो तो छुटने लग रही है रोज बच्चों की। ये एक सही समस्या, कई बार हम इसे मजाक में ले लेते हैं, पर जिसके घर में लगती है, जिसके शरीर पे लगती है, उससे पूछिए, इसका हल निकालेंगे। और अगर आप कच्चे लगाओ, पक्के लगाओ, कैसे लगाओ, उसमें SC BC का आरक्षण कैसे खत्म कर सकते हो, वो देंगे बराबर का। सबको अपना हक मिलना चाहिए, क्यों किसी का हक कोई ले, ये हम सुनिश्चित करेंगे। और श्वेता जी ये कह रही थी कि हमारी बहनों को, माताओं को अपने इलाके के अंदर बहुत सारी समस्याएं। श्वेता जी, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, और इसीलिए बच्चे सिरदा गांव में आप एक एक टटोल के देख लो, पाई भाणा को टटोल के देख लो, कैलरम बाता को टटोल के देख लो, आप आगे क्योड़क को टटोल के देख लो, आगे खुराना को टटोल के देख लो, कोई गांव देख लो, सच्ची है कि हर गांव से 200, 300, 400 बच्चा बाहर चला गया। मैं आज आपसे पूछता हूं, मेरे काका ताऊ बड़े सब बैठे, 10 साल पहले 2014 में ये नहीं था। 2005 से 14 तक हम भी रहे। कोई इक्का दुक्का बच्चा, खासतौर से गुला चीकर पेवा वाले जाया करते बाहर,
अपने इन बाकी इलाकों का बच्चा बाहर नहीं जाया करता था। आज गांव खाली होने लग रहे हैं चाचा। एक एक बच्चे अगर सारे बालक चले गए ये जितने खड़े, फिर आप क्या करांगे? अपने पास के सौदा रह जाएगा इनके बगैर। यही तो जिंदगी है अपनी। आदमी किस लिए जीता? बच्चे बड़े करे, बेटी की शादी हो जाए, अगली आगे बढ़े, बेटा जो वो भी आगे बढ़े, आगे उनके बच्चों परिवार बढ़ते रहे, सुखी हो, इसीलिए जीता। आदमी का सबसे बड़ा काम यही है। अगर सारे बच्चे ही बाहर चले जाएंगे फिर अपन रह के क्या करेंगे? और ये इलाका कहे चलेगा? आज क्या होने लग रहा है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी अपने गवान मटोर की बताना चाहता हूं। पहले बच्चा बाहर जाता है 50 लाख रुपए देके, फिर हम 40 लाख रुपए देके उसकी लाश सरपंच साहब वापस ले आते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य बन गया। यह केवल कलायत की या कैथल की कहानी नहीं। करनाल में जहां मुख्यमंत्री बना करते थे और आज भी हैं, उनके हल्के में भी यही होने लग रहा है। यमुनानगर और अंबाड़ा में भी होने लग रहा है। पिछले हफ्ते अंबाड़ा के 2 बच्चे जड़ गए यमुनानगर के, आज तक उनकी लाश वापस नहीं आई। क्या करे मां बाप? मटोर में हमारा बच्चा बाहर गया, यूक्रेन के युद्ध में फंस गया। 2-2 हजार रुपया मां बाप एक एक रोटी के लिए 2500 रुपया, 10-10 हजार रुपया, कभी 10,000 कभी 20,000, 2,000 पे चालू होता बच्चे को एक रोटी देने के लिए टेलीफोन पे डाल के वहां भेजते थे। आखिर में एक दिन खबर आई बच्चा मर गया। फिर बोले इसका डीएनए टेस्ट कराओ। श्वेता डोलून को लेकर आई, हम एक एक जगह गए। आखिर में ना मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुछ किया, ना मनोहर लाल खट्टर ने किया, ना नरेंद्र मोदी ने करा। आखिर में एक विदेश मंत्रालय से मुझे जवाब आया जो मैंने इनको भेजा कि हां हम उस बच्चे को वापस लाने की कोशिश करेंगे। इतनी देर में बच्चे का देहांत हो गया। अब न्यू कोई डीएनए कराओ, डीएनए की लैब ही नहीं है हरियाणा में। फिर हम किसी तरह से उनको लेके गए दिल्ली से, उनका डीएनए करा लिया। आज 15 दिन हो गए, आज तक लाश वापस नहीं आई। मैं आपसे पूछता हूं, अपने मन पे हाथ रख के देखो, अगर बच्चा आपका हो, मेरा हो, अपने मन पे क्या गुजरेगी? जिसका बच्चा जाता है उसको मालूम चलता है। और मां बाप के लिए इससे बड़ा दुख कोई हो ही नहीं सकता कि वो घर बैठा हो और बच्चा चला जाए। शायद मनोहर लाल खट्टर जी ये नहीं समझ सकते, शायद नरेंद्र मोदी जी भी ये नहीं समझ सकते, शायद नायब सैनी जी भी ये नहीं समझ सकते, पर हरियाणा के सैकड़ों बच्चे जो हैं विदेश जाकर मर जाते हैं, फिर 25-30 लाख रुपया देकर हम उन्हें वापस लाते हैं। ये किस प्रकार का प्रांत बना दिया हमने, जहां हमारे बच्चों को मरने के लिए मजबूर करके छोड़ दिया। ऐसी सरकार और ऐसी सत्ता चलाने का लाभ क्या? ऐसे एमपी और एमएलए और वजीर बनने का लाभ क्या? इसलिए मैं आपको एक ही बात कहने आया, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, सरदार गवांड से आए मेरे आदरणीय इस मिट्टी के सरदारों, इस मिट्टी के मालिकों, केवल सत्ता परिवर्तन से काम नहीं चलेगा। व्यवस्था का इन बच्चों को हम मालिक बना सकते। नई पीढ़ी को आपको मौका देना पड़ेगा। आपकी बिटिया जो है केवल और केवल सत्ता आपकी जोड़ी पर लाने की लड़ाई लड़ने लग रही है। मुझे नहीं पता हम कामयाब होंगे या नहीं दोनों, क्योंकि वो तो सिर्फ राम बता सकता है और कांग्रेस पार्टी। पर मैं आपको एक बात कह सकता हूं, हमारी ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। रणदीप के हाथ में, श्वेता के हाथ में, हमारे साथियों के हाथ में जो ताकत, और मैं याद दिलाना चाहता हूं, मेरे पास तो जब जो ताकत रही, पिताजी आपका हाथ पकड़ा कर गए थे, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूं, सुरजा खेड़ा कलायत का गांव हुआ करता था, नरवाना बाद में गया। जो बूढ़े बैठे उन्हें पता है, इसलिए बाबूजी चेयरमैन पंचायत समिति होते थे। जब मेरे पास बिजली का विभाग आया, मैं एमएलए कैथल से बनता हूं, ये सच है, पर आप याद करिए सबसे भयंकर समस्या अपने इलाके के अंदर, कलायत के अंदर बिजली की हुआ करती थी। बाबूजी एक 220 केवी तित्रम में बना गए थे, दूसरा 220 केवी कलायत के लिए अलग करके बात्ता में बनाया। 12 नए 33 केवी के बिजली घर बनाए। उन दिनों मान साहब जिंदा थे, आज है नहीं, स्वर्ग में बैठे। चंदाना में 33 केवी, सीसला में 33 केवी, कुराड़ में 33 केवी, कैलरम में 33 केवी, मटोर में 33 केवी, किठाना में 33 केवी, देवबन में 33 केवी, कलायत में 33 केवी, बाड़ू में 33 केवी, जखोली में 33 केवी, राजौंद में 33 केवी है जी। हाँ,
और कोठड़ा में 33 केवी, करोड़ा में, माफ करना। मुझे सारे मेरे बुजुर्ग, मेरे काका ताऊ इकट्ठे होकर बोले, बेटा आज तक कलायत में बस अड्डा नहीं है। मेरे पास वजीर था, मैं महकमा था, कलायत का बस अड्डा आपके सामने बनाकर दिखाया। कलायत के अंदर पानी की टंकी नहीं थी, नहीं पानी की टंकी बनाई। बोले रणदीप तूने पॉलिटेक्निक कैथल में बना लिया, यहां भी बना। तो एक ITI राजौंद में बनाई, एक पिंजूपुरा के अंदर बनाई। जो गांव आ गया जिसने दरखास्त दे दी, नई पानी की टंकी बनाकर दे आई। 20 पानी की टंकी नहीं बनाई। मैं आपको केवल यह कहता हूं मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जितनी सड़कें आपने कही जो मेरे हाथ में थी, जो गांव आके कह देता था कि रणदीप तेरी ग्रांट में से बेटा ये हिस्सा चाहिए। एक बार अपने सारे राजपूत भाई आए, अपने गवांडी हैं राजौंद वाले, उन्होंने कहा महाराणा प्रताप का स्टैचू लगना चाहिए मेन उस पे। मैं दस्तखत करे जी, 15 लाख 20 लाख जितने चाहिए, ये सारे बैठे हैं, अभी ले लो। राणा साहब यहां बैठे। जो जिसने कह दिया, गरीब ने अमीर ने, क्यों आपका जैसे श्वेता पर अधिकार है, रणदीप पर भी अधिकार है। मैं आपको केवल एक बात कह के जाता हूं, हम ये लड़ाई खुद के लिए नहीं लड़ रहे अकेले। आप समझते हो ये MLA MP बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, हम MLA MP बनना चाहते हैं, ये गलत नहीं है बात, पर हम MLA MP बनकर राज आपकी ड्योढ़ी पर लाना चाहते हैं, आपको गुलाम नहीं बनाना चाहते। मेरे काका ताऊ बुजुर्गों, एक बात याद रखिएगा, मेरी वाणी को विराम देने से पहले आपको कहूंगा, रणदीप सिंह सुरजेवाला का श्वेता ढुल का एक ही सपना है कि वो सरदा हो, वो पाई हो, वो बाणा हो, वो कैलरम हो, वो कलायत हो, वो राजौंद हो, वो बाता हो, आपका हाथ ऐसे हो जाए पूरे हरियाणा के लिए। आपका हाथ हरियाणा के आगे ऐसे ना रहे। बस एक बार जब आपका हाथ ऐसे करवा देंगे, हम तो राजनीति से रिटायर होकर समाज सेवा वाला धंधा खोल लेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों के लिए, हमने तो फैसला किया हुआ, बालक पढ़ाया करेंगे हम तो इसलिए मैं आपसे केवल हाथ जोड़ के एक ही विनती करता हूं, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपका प्रेम बना रहे, आपका समर्थन इस बेटी के लिए बना रहे और आपका प्यार बना रहे। मेरी माताएं बहनें जो इतनी संख्या में अपना काम छोड़ के सवेरे से बैठी, मैं उनका भी, मेरे बुजुर्गों का भी, सारे गवांडी भाइयों का और सारे मंच पर विराजमान महानुभावों का, और खासतौर से युवा शक्ति जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनका भी अभिनंदन करता हूं। और मैं श्वेता ढुल जी का भी एक बार फिर हम सबकी ओर से अभिनंदन करता हूं। आपका आशीर्वाद उस पर बना रहे। जय हिंद, राम राम, सबको धन्यवाद। एक नारा जोरदार लगाएंगे, भाई रणदीप सुरजेवाला। आवाज कम रहेगी भाई, नहीं भाई रणदीप सुरजेवाला। हाँ, कुछ कुछ बात बनेगी, एक बार और सारा अठागा, थोड़ी बात बनेगी। एक रुपए भाई रणदीप सुरजेवाला। हाँ, या बनी बात भाई, बहुत बढ़िया भाई। गांव सिरदा की तरफ से आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को जो देसी घी से लड्डू बने हैं उनसे तोला जाएगा। मैं बहन श्वेता ढुल से प्रार्थना करूंगा आदरणीय सुरजेवाला जी को कांडा की तरफ लेके जाए। तो देसी घी के लड्डुओं से मान सम्मान किया सिरदा गांव ने। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।